दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी की एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जिसका नाम है द वेस्टर्न स्टार। ये हरक्यूल पॉयरो सीरीज की कहानी है और आई होप कि ये आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी। मैं पॉयरो के कमरे की खिड़की पर खड़ा यूं ही बाहर आने जाने वालों को ताक रहा था। अचानक मुझे कुछ दिखाई दिया और मैंने कहा, अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। क्या हुआ मेरे दोस्त? पॉयरो ने अपनी आराम कुर्सी पर पड़े पड़े पूछा। तभी मेरे मन में एक मजेदार विचार आया। मैंने पॉयरो से कहा, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ पॉयरो, जो मुझे अभी सड़क पर दिखाई दे रही हैं, और तुम उनसे अपने निष्कर्ष निकालकर मुझे बताना। ये देखो, यहाँ पर एक युवा महिला है जो सड़क पर जा रही है। उसने बड़े ही शानदार कपड़े पहने हुए हैं, फैशनेबल टोपी, शानदार फर। वो काफी धीरे धीरे चल रही है और चलते चलते घरों को देख रही है। उसे ये बात पता नहीं है कि 3 मर्द और एक अधेड़ उम्र की औरत उसका पीछा कर रहे हैं, और अभी अभी इनके साथ एक लड़का भी शामिल हो गया है जो लड़की की तरफ देखते हुए इशारे कर रहा है। तो अब बताओ, ये कौन सा नाटक चल रहा है? क्या ये लड़की कोई बदमाश है और उसके पीछे लगे लोग कोई जासूस हैं जो उसे गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये सारे लोग बदमाश हैं और वो एक बेचारी निर्दोष महिला पर हमला करने की साजिश कर रहे हैं? इस बारे में क्या कहना है इस महान जासूस का? पॉयरो मुस्कुराया और बोला, महान जासूस हमेशा की तरह सबसे आसान रास्ता चुनेगा। वो खुद देखने के लिए आएगा खिड़की पर। और फिर वो मेरे बाजू में खिड़की पर आकर खड़ा हो गया। 1 मिनट तक बाहर देखते रहने के बाद उसने जोर से एक ठहाका लगाया। माय डियर हेस्टिंग्स, हमेशा की तरह तुम्हारे जो फैक्ट्स हैं ना, वो रोमांटिसिज्म से रंगे हुए हैं। ये जो औरत है, ये मिस मैरी मार्वल है, फिल्म स्टार है, और उसके पीछे जो लोगों की टोली चल रही है वो उसके फैंस का हजूम है जिन्होंने उसे पहचान लिया है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं मेरे दोस्त कि एक्ट्रेस खुद भी इस तथ्य से पूरी तरह से वाकिफ है। मैं जोर से हंस पड़ा। ओह, तो तुम सब कुछ समझ ही गए, लेकिन तुम्हें इसके लिए मैं कोई पॉइंट्स नहीं दूंगा पॉयरो। तुमने बस उस एक्ट्रेस को पहचान लिया और इसीलिए तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। पॉयरो और भी जोर से हंसा और बोला, जरा मुझे ये बताओ, तुमने मैरी मार्वल को स्क्रीन पर कितनी बार देखा है? शायद 10-12 बार, और मैंने सिर्फ 1 बार देखा है। फिर भी मैंने उसे एक पल में पहचान लिया, लेकिन तुम नहीं पहचान पाए। इस बार मैंने थोड़े मरे से स्वर में कहा, असल में वो इस टाइम बहुत अलग दिख रही है, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं पाया। अच्छा, तो क्या तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे थे कि वो लंदन की सड़कों पर काउबॉय हैट पहनकर या फिर अपने किसी फिल्मी अटायर में घूमेगी? तुम हमेशा गैर जरूरी चीजें ही देखते हो और सोचते हो। वो डांसर वैलेरी सेंट क्लेयर का मामला याद है तुम्हें? मैंने थोड़ा नाराजगी से कंधे उचकाते हुए कहा, अब ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है पॉयरो। अरे अरे, परेशान मत हो हेस्टिंग्स। अब हर कोई हरक्यूल पॉयरो जैसा थोड़े ही हो सकता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं झुंझलाहट से चिल्ला पड़ा, तुम वाकई अपने बारे में सबसे अच्छी राय रखते हो। इतना घमंडी आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, तुम्हारे अलावा। अरे भाई, अब क्या करें, जब कोई स्पेशल या बहुत ही अद्वितीय होता है तो उसको ये बात पता होती है मेरे दोस्त, और दूसरे लोग भी उसके बारे में यही राय रखते हैं। मिस मैरी मार्वल भी मेरे बारे में जानती है, इसीलिए तो वो यहाँ आ रही है। क्या मिस मार्वल हमारे यहाँ आ रही हैं? ये तुम्हें कैसे पता चला? बड़े ही आसानी से मेरे दोस्त। ये जो सड़क है ना, जहाँ हमारा घर है, ये कोई बहुत ही हाई क्लास के लोगों की रहने की जगह नहीं है। यहाँ पर कोई फैशनेबल डॉक्टर नहीं है, कोई फैशनेबल डेंटिस्ट नहीं है, और कोई फैशनेबल करोड़पति अरबपति लोग भी नहीं रहते। यहाँ पर रहता है बस एक फैशनेबल जासूस। हाँ मेरे दोस्त, ये बात बिल्कुल सच है। मैं लोगों के लिए एक मॉडल, एक एग्जाम्पल बन गया हूँ। लोग एक दूसरे से कहते हैं, ओह, क्या आपका सोने का पेंसिल केस खो गया है? तब तो आपको उस छोटे कद के बेल्जियन जासूस के पास ही जाना चाहिए। बस वही है जो आपका केस हल कर सकता है, और इसीलिए हर कोई उस छोटे बेल्जियन जासूस के पास ही जाता है। और ये लो, हमारी मिस मार्वल भी आ पहुंची है। इसी के साथ ही दरवाजे की घंटी बजी, और हमेशा की तरह पॉयरो एकदम सही था। थोड़ी ही देर के बाद वो अमेरिकन फिल्म स्टार हमारे कमरे में थी। मैरी मार्वल निस्संदेह स्क्रीन पर सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। वो हाल ही में अपने पति ग्रेगरी बी रॉल्फ के साथ इंग्लैंड आई थी।
उसका पति भी फिल्म अभिनेता था। उनकी शादी करीब 1 साल पहले अमेरिका में हुई थी और ये इंग्लैंड की उनकी पहली यात्रा थी। उनका हर तरफ जोर शोर से शानदार स्वागत किया जा रहा था। हर कोई मैरी मार्वल, उसके शानदार कपड़ों, उसके कीमती फरों, उसके गहनों, जो एक से बढ़कर एक थे और जिनमें खास करके वो एक बहुत ही कीमती हीरा भी था, उन सब के लिए पागल होने के लिए लोग तैयार थे। उस हीरे का नाम भी उसके मालिक से मेल खाता हुआ रखा गया था, द वेस्टर्न स्टार। इस प्रसिद्ध पत्थर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया था, जिसमें से कुछ सच था, कुछ झूठ था, लेकिन असलियत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे कि उस हीरे का 50,000 पाउंड की रकम का बीमा किया गया था। ये सारे विवरण उस वक्त मेरे दिमाग में तेजी से घूम गए जब मैं पॉयरो के साथ मिस मैरी मार्वल का अभिवादन करने के लिए खड़ा हुआ। वो छोटे कद की, दुबली पतली, काफी गोरी और बिल्कुल लड़कियों जैसी दिखने वाली थी। उसकी आंखें बच्चे जैसी बड़ी बड़ी, मासूम और नीली थीं। पॉयरो ने उसके लिए एक कुर्सी आगे खींची और उसे बैठने का इशारा किया। वो तुरंत ही बोलने लगी, मिस्टर पॉयरो, आप शायद मुझे बहुत ही बेवकूफ़ समझेंगे, लेकिन असल में लॉर्ड क्रॉनशॉ कल रात मुझे बता रहे थे कि आपने उनके भतीजे की मौत के रहस्य को कितनी खूबसूरती से सुलझाया था, और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपकी सलाह लेनी चाहिए। मेरे पति ग्रेगरी का कहना है कि ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी भरा धोखा है, लेकिन ये बात मुझे बहुत ही परेशान कर रही है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। पॉयरो ने सिर झुकाते हुए कहा, देखिए मैडम, अगर आप शुरू से सिलसिलेवार सारी परेशानी मुझे बताएं तो मैं इसे बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा। मिस मार्वल ने अपना हैंडबैग खोला और उसमें से 3 लिफाफे निकालकर पॉयरो को थमा दिए। ये कुछ पत्र हैं मिस्टर पॉयरो, जो मेरे कीमती हीरे द वेस्टर्न स्टार के बारे में मुझे मिले हैं पिछले कुछ दिनों में। उस हीरे के बारे में तो डेफिनेटली आप जानते ही होंगे। पॉयरो ने उन पत्रों को ध्यान से देखा। ये सस्ते कागज पर लिखे गए थे, जिन पर नाम और पता सावधानी से छपा हुआ था। उसने लिफाफा खोलकर पत्र निकाले। मैं भी उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया ताकि उन पत्रों में जो लिखा था उसे पढ़ सकूं। पहले पत्र में लिफाफे की ही तरह सावधानी से छपा हुआ एक ही वाक्य लिखा था, जो इस प्रकार था, वो महान हीरा जो भगवान की बाईं आंख है, उसे वहीं लौट जाना चाहिए जहां से वो आया है। दूसरा पत्र भी ठीक इसी तरह से लिखा गया था, लेकिन तीसरा ज्यादा स्पष्ट था। उसमें लिखा था, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन तुमने हमारी आज्ञा नहीं मानी। अब हीरा तुमसे छीन लिया जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान की बाईं और दाईं आंख वाले दोनों हीरे वापस आ जाएंगे। ऐसा होना तय है। मिस मार्वल बोली, ये जो पहला पत्र था मिस्टर पॉयरो, इसे मैंने किसी का भद्दा मजाक समझा। जब मुझे दूसरा पत्र मिला तो मैं थोड़ी हैरान हुई, और कल ये तीसरा पत्र आया है और मुझे लगा कि शायद ये मसला मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसी सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए। पॉयरो ने कहा, मैं देख रहा हूं कि ये पत्र डाक से नहीं आए हैं। जी हाँ, वो हाथ से डिलीवर किए गए थे, और उनको डिलीवर किया था एक चीनी व्यक्ति ने, और इसी बात से मैं और ज्यादा डर रही हूँ। क्यों? इसमें डरने की क्या बात है? क्योंकि 3 साल पहले ग्रेगरी ने जब ये पत्थर सैन फ्रांसिस्को में खरीदा था तो इसे बेचने वाला भी एक चीनी ही व्यक्ति था। ग्रेगरी को याद है कि उस समय उस हीरे से कोई कहानी जुड़ी हुई थी, लेकिन वो चीनी व्यक्ति हमें कोई भी जानकारी नहीं दे रहा था। ग्रेगरी ने मुझे बताया था कि वो बस बहुत ही डरा हुआ था और उस चीज से छुटकारा पाने की बहुत जल्दी में था। उसने इसके असली मूल्य का सिर्फ 10वां हिस्सा ही मांगा था, और फिर ग्रेग ने उससे यह हीरा खरीद कर मुझे शादी के तोहफे के तौर पर दिया था। पॉयरो ने सिर हिलाया और साइड टेबल से अपना छोटा सा कैलेंडर उठा लिया। उसके पन्ने पलटते हुए वो बोला, पूर्णिमा कब है? ओह, अगले शुक्रवार को, यानी आज से 3 दिन बाद। अब देखिए मैडम, आप मेरी सलाह लेने आई हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ एक धोखा हो भी सकता है और नहीं भी। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप हीरे को अगले शुक्रवार तक के लिए या उसके और 2-4 दिन बाद तक के लिए मेरे पास छोड़ दें। फिर आप उससे जो चाहें कर सकती हैं। अभिनेत्री के चेहरे पर एक रंग आया और एक गया। उसने थोड़ा मजबूरी भरे स्वर में कहा, एक्चुअली मिस्टर पॉयरो, ऐसा होना संभव नहीं है। क्यों? तुम्हारे पास हीरा तो है ना? महिला एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने अपने गाउन की जेब में हाथ डाला और एक लंबी पतली चेन निकाली। आगे झुकते हुए उसने अपने हाथ को हमारे सामने खोल दिया। उसकी हथेली पर
प्लैटिनम में खूबसूरती से जड़ा हुआ सफेद आग जैसा वो हीरा अपनी अद्भुत छटा बिखेर रहा था। पोयरो के मुंह से एक गहरी सांस निकल गई। उसने हीरे को अपने हाथ में लिया, ध्यान से उसकी जांच की और फिर उसे लौटाते हुए बोला, ये बहुत ही शानदार हीरा है, बिल्कुल बिना किसी दोष का। और आप इसे ऐसे अपने साथ लेकर घूमती हैं? अरे नहीं नहीं मिस्टर पोयरो, असल में मैं इसके लिए बहुत ही सावधानी बरतती हूँ। हमारे नियम के हिसाब से इसे मेरे गहनों के डिब्बे में बंद करके होटल की तिजोरी में रख दिया जाता है। हम फिलहाल मैग्निफिसेंट होटल में ठहरे हुए हैं। मैं तो आज इसे बस यहाँ आपको दिखाने के लिए लाई थी। ठीक है, तो फिर आप इसे मेरे पास छोड़ देंगी ना, क्योंकि पापा पोयरो की आपको यही सलाह होगी। असल में बात यह है मिस्टर पोयरो कि शुक्रवार को हम लॉर्ड और लेडी यार्डली के साथ कुछ दिन बिताने के लिए उनके घर यार्डली चेज जा रहे हैं। मैरी मार्वल के इन शब्दों से मेरे मन में कुछ और यादें कौंध गईं। कुछ समय पहले कुछ गॉसिप उठा था। कुछ साल पहले लॉर्ड और लेडी यार्डली अमेरिका के दौरे पर गए थे। तब ये अफवाह उड़ी थी कि लॉर्ड ने कुछ महिला मित्रों के साथ वहां काफी मौज मस्ती की थी। लेकिन इसके साथ में कुछ और बात भी थी। कुछ ऐसी अफवाहें भी थीं जो लेडी यार्डली के नाम को कैलिफोर्निया के एक फिल्म स्टार के नाम से जोड़ती थीं, और वो फिल्म स्टार कोई और नहीं बल्कि ग्रेगरी बी रॉल्फ था, मैरी मार्वल का पति। दूसरी तरफ मिस मार्वल पोयरो से अपनी बात कह रही थी। मैं आपको एक छोटा सा राज बताती हूँ मिस्टर पोयरो। असल में हमने लॉर्ड यार्डली के साथ एक डील की है। उनका जो पुश्तैनी घर है वहां पर हमारा एक नाटक फिल्माए जाने की व्यवस्था होने की कुछ संभावना है। मैंने उत्सुकता से कहा, यार्डली चीज में? ओह माय गॉड, वो तो इंग्लैंड के सबसे बढ़िया और खूबसूरत घरों में से एक है। मिस मार्वल ने सिर हिलाया और बोली, जी हाँ, वाकई वो पुरानी सामंती चीज है, लेकिन लॉर्ड इस चीज की बहुत ही बड़ी कीमत चाहते हैं और निश्चित रूप से मुझे अभी तक नहीं पता है कि ये डील हो पाएगी या नहीं। लेकिन ग्रेग और मैं हमेशा बिजनेस को मौज मस्ती के साथ जोड़ना पसंद करते हैं, इसीलिए हम वहां जाएंगे और कुछ दिन मौज मस्ती से वहां रहेंगे, और ऊपर से अगर ये डील भी हो जाती है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन हीरा साथ लिए बिना यार्डली चेज जाने में आपको प्रॉब्लम क्या है? पोयरो की ये बात सुनते ही मिस मार्वल की आंखों में एक अजीब सी कठोरता नजर आई, जो उनकी बच्चों जैसी मासूमियत से एकदम अलग थी। उन्होंने कहा, मैं इसे वहां पहनना चाहती हूँ, इसलिए इसका साथ जाना जरूरी है। मैंने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने सुना है कि यार्डली परिवार के कलेक्शन में भी कुछ बहुत प्रसिद्ध गहने हैं और शायद उनमें एक बड़ा सा हीरा भी है। जी हाँ मिस्टर हेस्टिंग्स, ऐसा ही है, मिस मार्वल ने धीरे से कहा। मैंने पोयरो को धीरे से बड़बड़ाते हुए सुना। ओहो, फिर वही कहानी। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, ताकि उसका तीर एकदम सही निशाने पर लगे, जिसे वो साइकोलॉजी का नाम देता था। तब तो आप पक्का लेडी यार्डली और उनके पति से परिचित होंगी, है ना? जी हाँ, ग्रेगरी उसे तब से जानता है जब वो 3 साल पहले पश्चिम में थी। इतना कहकर मिस मार्वल एक पल के लिए झिझकी, फिर अचानक बोली, क्या आप दोनों में से कभी कोई सोसाइटी गॉसिप देखता है? हम दोनों ने थोड़ा शर्मिंदगी के साथ हाँ में सिर हिलाया। वो असल में मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस हफ्ते के एडिशन में प्रसिद्ध रत्नों पर एक लेख छपा है और ये लेख वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं तुरंत उठा, कमरे के दूसरी तरफ की मेज पर गया और अपने हाथ में वही पेपर लेकर लौट आया जिसका जिक्र अभी अभी मिस मार्वल ने किया था। उसने वो अखबार मेरे हाथ से लिया, लेख को ढूंढा और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। अन्य प्रसिद्ध रत्नों में शामिल हो सकते हैं द स्टार ऑफ द ईस्ट, जो कि यार्डली परिवार के पास मौजूद एक हीरे का नाम है। वर्तमान लॉर्ड यार्डली के एक पूर्वज इसे चीन से अपने साथ वापस लाए थे और कहा जाता है कि इसके साथ एक बहुत ही रोमांटिक कहानी जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार ये पत्थर कभी मंदिर के देवता की दाहिनी आंख हुआ करता था। एक और हीरा जो आकार और वजन में बिल्कुल इसी के समान था, वो देवता की बाईं आंख का निर्माण करता था। और कहानी ये है कि ये रत्न भी समय के साथ चोरी हो जाएगा। एक आंख पश्चिम की ओर जाएगी, दूसरी पूर्व की ओर, जब तक कि वो एक बार फिर से मिल न जाएं। फिर विजयी होकर वो देवता के पास फिर से लौट आएंगे। अब ये एक अजीब संयोग है कि वर्तमान समय में एक ऐसा रत्न है
जो इस रत्न के विवरण के ही समान है और जिसे द स्टार ऑफ द वेस्ट या द वेस्टर्न स्टार के नाम से जाना जाता है। ये हीरा प्रसिद्ध फिल्म स्टार मिस मैरी मार्वल की प्रॉपर्टी है। तो आपको क्या लगता है पाठकों, इन दोनों हीरों की तुलना वाकई में बहुत ही दिलचस्प होगी कि नहीं? इतना पढ़कर मिस मार्वल चुप हो गई। पॉयरो बड़बड़ाया, इसमें कोई शक नहीं कि ये तो प्रथम श्रेणी का रोमांस है। और मैडम, आप डरती नहीं हैं बिल्कुल भी। आपको इस अंधविश्वास से जुड़ा कोई भय नहीं होता। मेरा मतलब है कि आप इन दो सियामी ट्विन बच्चों को एक दूसरे से मिलवाने से डर नहीं रही हैं। मान लीजिए ये दोनों हीरे लॉर्ड के घर में इकट्ठे हुए और कहीं ऐसा हो जाए कि कोई चीनी व्यक्ति आकर इन दोनों को चीन वापस ले जाए तो? पॉयरो का ये लहजा पूरी तरह से मजाक उड़ाने वाला था, लेकिन मुझे साफ साफ महसूस हुआ कि उसके पीछे गंभीरता भी छिपी हुई थी। मिस मार्वल बोली, मैं नहीं मानती कि लेडी यार्डली का हीरा मेरे हीरे जितना अच्छा हो सकता है। वैसे भी जब मैं वहां जाऊंगी तो मुझे दिख ही जाएगा। उसी पल दरवाजा खुला और एक काफी शानदार सा दिखने वाला व्यक्ति कमरे में घुस आया। सर से लेकर पैर तक वो एकदम हीरो जैसा नजर आ रहा था और असल में वो हीरो ही था। ये ग्रेगरी रॉल्फ था। उसने आते ही अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। खैर चलो ये बताओ, महान मिस्टर पॉयरो हमारी इस छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में क्या कहते हैं? ये सब कुछ एक बेकार का धोखा है, जैसा कि मैं कहता हूँ, है ना? पॉयरो ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया और बोला, धोखा हो या ना हो मिस्टर रॉल्फ, लेकिन मैंने आपकी पत्नी को सलाह दी है कि वो शुक्रवार को अपना ये गहना अपने साथ यार्डली चेज ना लेकर जाएं। ग्रेगरी तुरंत बोला, मेरा भी तो यही कहना है सर। मैंने मैरी से पहले ही ये बात कह दी थी, लेकिन आप तो औरतों की बुद्धि को जानते ही हैं। कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी दूसरी औरत के पास उससे बेहतर गहने हों। ये सुनते ही मैरी तीखी आवाज में बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो ग्रेगरी? पॉयरो ने कंधे उचकाते हुए कहा, देखिए मैडम, मैंने अपनी सलाह आपको दे दी है। अगर आपको मेरी ये सलाह नहीं माननी है तो फिर मैं इस मामले में इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर उठकर दरवाजे से बाहर चले गए। पॉयरो हंसते हुए बोला, पति ने बात तो बिल्कुल सही बोली, लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिकल बुद्धि नहीं है। उसने अपनी बीवी को बुरी तरह से नाराज कर दिया है। इतना कहकर वो आराम से कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उसे अपनी उन सारी अस्पष्ट यादों के बारे में बताया जो मिस मैरी मार्वल की बातें सुनते हुए बीच बीच में मेरे दिमाग में कौंधी थी। उसने जोर से सिर हिलाया और बोला, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। इस सारी कहानी के पीछे कुछ तो अजीब है। खैर चलो, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरी वापसी का इंतजार करना, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर वो चला गया। काफी देर बाद मैं अपनी कुर्सी पर आधी नींद में झूल रहा था जब हमारी मकान मालकिन ने आकर मुझसे कहा, मिस्टर पॉयरो से मिलने के लिए एक और महिला आई हैं सर। मैंने उनको कहा भी कि वो बाहर गए हुए हैं, लेकिन वो कहती हैं कि वो इंतजार करेंगी क्योंकि वो बहुत दूर से आई हैं। ओह, कोई बात नहीं, आप उसे यहाँ ले आइए, मैंने कहा। शायद मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। एक ही पल में मकान मालकिन महिला को अंदर छोड़ गई और जैसे ही मैंने उस महिला को पहचाना, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। लेडी यार्डली की फोटो सोसाइटी के अखबारों में इतनी बार छप चुकी थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई उसे पहचाने ना। मैंने कुर्सी आगे बढ़ाते हुए कहा, बैठ जाइए लेडी यार्डली, मेरा दोस्त पॉयरो बाहर गया हुआ है, लेकिन जल्दी ही वापस आने वाला है। उसने मुझे धन्यवाद दिया और बैठ गई। ये मिस मैरी मार्वल से काफी अलग किस्म की महिला थी, लंबी, काली, चमकती आंखों वाली। उसका पीला चेहरा काफी गर्वीला दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी चेहरे पर थोड़ी उदासी की भावना थी। इस समय मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस बढ़िया मौके का फायदा उठाकर पॉयरो के सामने ये साबित कर दूं कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। पॉयरो की मौजूदगी में मुझे अक्सर एक मुश्किल सी महसूस होती है। मैं असहज हो जाता हूँ, मैं अपने बेस्ट रूप में दिखाई नहीं देता। लेकिन इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि मेरे पास भी अच्छी खासी मात्रा में तथ्यों को समझने और एनालाइज करने की समझ है। अचानक आए इस विचार से मैं काफी उत्साहित हुआ और आगे की तरफ झुककर मैंने कहा, लेडी यार्डली, मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। आपको आपके हीरे के बारे में ब्लैकमेल करने वाले कुछ पत्र मिले हैं, है ना? इस बात में जरा भी संदेह नहीं था कि मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा था। वो खुले मुंह से मुझे घूरने लगी। उसके गालों से जैसे सारा रंग ही उड़ गया था। फिर उसने धीमे स्वर में कहा,
तो आपको पता है, लेकिन कैसे? मैंने मुस्कुराकर कहा। ये पूरी तरह से एक तार्किक प्रक्रिया है, क्योंकि मिस मार्वल को भी चेतावनी के पत्र मिले हैं। मिस मार्वल? क्या वो भी यहाँ आई थी? वो अभी अभी यहाँ से गई हैं लेडी। जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर इन दोनों जुड़वा हीरो में से एक के मालिक के रूप में उनको चेतावनी भरे पत्र मिले हैं, तो दूसरे रत्न के मालिक के रूप में निश्चित रूप से आपको भी मिले होंगे। अब आपने देखा ये पता लगाना कितना आसान था, यानी कि मेरी बात सही थी, आपको भी ये अजीब संदेश मिले हैं। एक पल के लिए वो झिझकी, थोड़े संदेह में, जैसे कि उसे मुझ पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। फिर उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिला दिया। जी हाँ, ऐसा ही है। क्या आपके पत्र भी हाथ से डिलीवर किए गए थे, डाक की बजाय, एक चीनी व्यक्ति के द्वारा? जी नहीं, मेरे पास तो डाक से आए थे। क्या मिस मार्वल के साथ भी ऐसा ही हुआ था? मैंने उसे सुबह की घटनाएं सुनी। उसने ध्यान से सुना और बोली, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। मेरे पत्रों में भी ठीक यही बातें लिखी थीं, लेकिन वो डाक से मेरे पास आए थे। और उनमें ना एक अजीब बात और भी थी। उनके अंदर एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, किसी अगरबत्ती के जैसी। उस खुशबू से मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो पत्र किसी पूर्वी देश की तरफ से आया है। इस सब का क्या मतलब होगा मिस्टर हेस्टिंग्स? यही तो हमें पता लगाना है लेडी यार्डली। क्या आपके पास वो पत्र अभी हैं? हम उन पर लगी स्टैंप से कुछ पता लगा सकते हैं। जी नहीं, दुर्भाग्य से मैंने उन्हें नष्ट कर दिया था। असल में उस समय मैंने इसे कोई बेवकूफ़ी भरा मजाक समझा था। लेकिन क्या ये बात वाकई सच हो सकती है कि कोई चीनी गिरोह उन हीरों को वापस पाने की कोशिश कर रहा है? ये बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय लगता है। हम दोनों ने बार बार सारे तथ्यों पर चर्चा की, लेकिन रहस्य के स्पष्टीकरण की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए। अंत में लेडी यार्डली उठ गईं और बोलीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे मिस्टर पॉयरो का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आप ये सारी बातें उनको बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कैप्टन हेस्टिंग्स, आप मैरी कैवेंडिश के मित्र हैं ना? असल में मैरी ने ही मुझे मिस्टर पॉयरो के पास भेजा था। ठीक है लेडी यार्डली, मैं पॉयरो को आपके आने के बारे में बता दूंगा। जब मेरा मित्र वापस लौटा तो मुझे उसे उसकी अनुपस्थिति के दौरान हुई घटनाओं की कहानी सुनाने में बड़ा मजा आया। उसने हमारी बातचीत के विवरण के बारे में मुझसे काफी तीखे सवाल पूछे और उसके हाव भाव से मैं साफ समझ सकता था कि वो उस समय यहाँ मौजूद ना होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। साथ ही मुझे ये भी लगा कि मेरे प्यारे बढ़ऊ दोस्त को इस बात से जरा सी भी ईर्ष्या भी नहीं हो रही थी। मुझे लगता है कि मेरी क्षमताओं को लगातार कम करके आंकना उसका स्वभाव ही बन गया था, और शायद आलोचना के लिए कोई रास्ता ना मिलने पर वो निराश हो गया था। मैं मन ही मन खुद से काफी खुश था। हालांकि इस डर से कि कहीं वो परेशान ना हो जाए, मैंने इस तथ्य को छिपाने की पूरी कोशिश की। उसकी अजीबोगरीब आदतों के बावजूद मैं अपने इस छोटे अनोखे दोस्त से काफी हद तक जुड़ा हुआ था। अंत में उसने कहा, कहानी का प्लॉट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जरा मुझे वो वाली किताब तो देना जो ऊपर की शेल्फ पर है। मैंने किताब लाकर उसे दे दी। उसने कुछ पन्ने पलटे और फिर बोला, आहा, ये मिल गई लॉर्ड की जानकारी। लॉर्ड यार्डली, 10वें विस्काउंट, दक्षिण अफ्रीकी युद्ध में उन्होंने सेवा की। मार्च 1907 मिस मॉड स्टॉपर्टन, तीसरे बैरल कॉटरेल की चौथी बेटी से शादी हुई। इसकी 2 बेटियां हैं जिनका जन्म 1908 और 1910 में हुआ। क्लब, ये घर का पता, बस इससे इतना ही पता चल रहा है। लेकिन कल सुबह हम इस लॉर्ड से मिलेंगे। क्या कहा तुमने? मैंने हैरानी से पूछा। यही कि कल हम लॉर्ड यार्डली से मिलने वाले हैं। मैंने उसे फोन किया था आज। अरे, मुझे तो लगा कि तुम इस केस की जांच नहीं कर रहे हो। हाँ मेरे दोस्त, मैं मिस मार्वल के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरी सलाह मानने से इनकार कर दिया है। अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, हरक्यूल पॉयरो की संतुष्टि के लिए। निश्चित रूप से मुझे इस मामले में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पॉयरो, और वो कुछ ये होगा कि तुम इतने बड़े लॉर्ड को अपने घर आने के लिए कह रहे हो, और वो भी तुम्हारी सुविधा के हिसाब से। ये बात उनको अच्छी नहीं लगेगी। पॉयरो हंसा। बिल्कुल नहीं, इसके विपरीत, अगर मैं उसके लिए उसके परिवार के हीरे की सुरक्षा सुनिश्चित कर दूं तो उल्टा वो मेरा आभारी होगा। अच्छा, तो क्या तुम्हें वाकई लगता है पॉयरो कि हीरे के चोरी होने की संभावना है? संभावना नहीं, ये बात तय है कि ऐसा होगा ही।
सब कुछ इसी की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन कैसे पॉयरो? पॉयरो ने हाथ के इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। अभी नहीं मेरे दोस्त, अभी मैं तुम्हें कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं हूँ। अभी तो मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि जो किताब मैंने अभी तुम्हें वापस दी, तुमने उसे कितने गलत तरीके से शेल्फ पर रखा है। क्या तुम देख नहीं सकते कि सबसे ऊंची किताबें सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर होती हैं, उससे थोड़ी छोटी किताबें उससे नीचे की पंक्ति में होती हैं, और बाकी सब भी इसी तरह से होता है। काम करने का ऐसा ही तरीका होना चाहिए। मैंने हजारों बार तुम्हें बताया है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है हेस्टिंग्स। अच्छा अच्छा ठीक है, रख रहा हूँ, मैंने जल्दी से कहा और उसकी बताई किताब को उसके हिसाब से शेल्फ पर रख दिया। भाग 2। लॉर्ड यार्डली एक खुशमिजाज खिलंदड़े किस्म के आदमी निकले, जिनका चेहरा हल्का लाल था, लेकिन उनका स्वभाव अच्छा खासा मिलनसार था। उन्होंने कहा, ये बहुत ही अजीब बात है मिस्टर पॉयरो, मैं इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। लगता है मेरी पत्नी को कुछ अजीब तरह के पत्र मिल रहे हैं, और वैसे ही पत्र मिस मार्वल को भी मिल रहे हैं। इन सब का मतलब क्या है? पॉयरो ने उन्हें सोसाइटी गॉसिप अखबार की वो कॉपी थमा दी। सबसे पहले लॉर्ड, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस अखबार में जो ये तथ्य लिखे हैं हीरों के बारे में, क्या वो सही हैं? लॉर्ड ने अखबार लिया और उस लेख को पढ़ते हुए उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्होंने कहा, ये सब बकवास है। इस हीरे से जुड़ी इस तरह की कोई कहानी कभी नहीं रही। मेरे ख्याल से ये मूल रूप से भारत से आया था। मैंने इन सारे चीनी देवताओं के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। लेकिन इस पत्थर को ईस्टर्न स्टार के नाम से तो जाना जाता है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, पॉयरो ने कहा। अरे अगर ऐसा है भी तो क्या हुआ, भारत भी तो पूर्व में ही आता है। पॉयरो मुस्कुराकर बोला, देखिए महामहिम, ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे जो करने के लिए कहूंगा वो ये है कि आप खुद को मेरे हाथों में सौंप दें। अगर आप बिना किसी शर्त के ऐसा करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस आपदा को टाल सकता हूँ। मिस्टर पॉयरो, क्या आपको लगता है कि इन बेकार की कहानियों में कोई सच्चाई है? क्या आप वही करेंगे माय लॉर्ड जो मैं आपसे कहूँगा? हाँ, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ मिस्टर पॉयरो, लेकिन बस अब कोई लेकिन नहीं। अब मैं आपसे जो भी सवाल पूछूं आप उनके सीधे सीधे जवाब मुझे देते जाइए लॉर्ड। सबसे पहले ये कि यार्डली चेज के बारे में आपके और मिस्टर रॉल्फ के बीच क्या सारी बातें तय हो गई हैं? ओह, तो उसने इस बात के बारे में आपको भी बता दिया? जी नहीं मिस्टर पॉयरो, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। मैं आपको इस मामले को थोड़ा ठीक से समझा देता हूँ। असल में इस समय मैं काफ़ी परेशानियों के दौर से गुजर रहा हूँ। सर से पांव तक मैं कर्ज में डूबा हूँ और मैं इस परिस्थिति को दूर करना चाहता हूँ। मुझे अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत लगाव है और मैं उनके लिए सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। ग्रेगरी रॉल्फ मुझे काफ़ी बड़ा अमाउंट दे रहा है, इतना कि मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। दिल की बात करूं तो मैं ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अपने घर के इर्द गिर्द इतनी भीड़ के नाटक करने के विचार से ही नफरत है। लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ सकता है अगर। इतना कहकर उसने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी। पॉयरो ने उसे गौर से देखा। ओह, तो आपके पास कोई और प्लानिंग भी है? लेट मी गेस, क्या आपका दूसरा प्लान है द स्टार ऑफ द ईस्ट को बेच देना? लॉर्ड ने हाँ में सिर हिलाया। जी हाँ मिस्टर पॉयरो, वो कुछ पीढ़ियों से हमारे परिवार की संपत्ति है, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है। और ऊपर से इस तरह की चीज़ के लिए कोई खरीदार ढूंढना आसान काम भी नहीं है। हैटन गार्डन के मिस्टर हॉफबर्ग को मैंने उसके लिए ग्राहक ढूंढने के काम पर लगा रखा है, लेकिन अगर उन्होंने जल्दी ही कोई ग्राहक नहीं ढूंढा तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक और सवाल माय लॉर्ड, क्या लेडी यार्डली, उन्होंने आपकी इस हीरा बेचने की योजना को मंजूरी दे दी है? अरे नहीं मिस्टर पॉयरो, वो तो उसे बेचने के सख्त खिलाफ हैं। आपको तो पता ही है ना औरतें कैसी होती हैं। वो हीरे को बेचने की बजाय हमारे घर के अंदर ये फिल्मी स्टंट होने देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पॉयरो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है मिलॉर्ड, मैं सारी बातें समझ गया हूँ। अब आप तुरंत यार्डली चेज लौट जाइए और किसी से भी हमारी इस मुलाकात या हमारे बीच हुई बातों के बारे में कुछ भी मत कहिएगा। ध्यान रहे, किसी से भी कुछ भी नहीं। आज शाम को आप वहाँ हमारा इंतज़ार कीजिएगा। 5 बजे के बाद हम आपके घर पहुँच जाएंगे। वो तो ठीक है मिस्टर पॉयरो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। देखिए लॉर्ड, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके हीरे को सुरक्षित रखूं?
हाँ चाहता हूँ, लेकिन। तो बस जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए। ठीक है मिस्टर पॉयरो। और वो दुखी और भ्रमित रईस आदमी चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। जब हम यार्डली चेज पहुंचे उस वक्त शाम के 5:30 बज रहे थे। घर का पुराना बटलर हमें घर के मुख्य हॉल में ले गया। ये काफी भव्य हॉल था। एक तरफ फायरप्लेस में आग धधक रही थी और उससे थोड़ी दूरी पर लेडी यार्डली अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उनका सिर अपने बच्चों की तरफ झुका हुआ था और वो बड़े ही ममता भरे अंदाज में उनसे कुछ बात कर रही थीं। लॉर्ड उनके पास खड़े उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। हमें वहां देखकर लेडी यार्डली ने चौंक कर सिर ऊपर उठाया और प्रश्नवाचक निगाहों से अपने पति की तरफ देखा। पॉयरो जानता था कि लॉर्ड के पास अपनी पत्नी को बताने के लिए कोई बहाना नहीं था। वो तुरंत आगे बढ़ा और बोला, लेडी यार्डली, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं मिस मार्वल के लिए इस केस की जांच कर रहा हूँ। वो शुक्रवार को आपके यहाँ आने वाली हैं, है ना? तो मैं उससे पहले यहाँ का दौरा करके बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि सब कुछ सुरक्षित और ठीक है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहता था लेडी, कि क्या आपको जो पत्र मिले थे उन पर कहाँ की मोहर लगी हुई थी? लेडी यार्डली ने बड़े ही खेद से सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है मिस्टर पॉयरो कि मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। हालांकि ये मेरी मूर्खता है, लेकिन असल में मैंने कभी भी उन चिट्ठियों को गंभीरता से लेने के बारे में नहीं सोचा। लॉर्ड ने आगे बढ़ते हुए पूछा, आप रात में यहीं रुकेंगे ना मिस्टर पॉयरो? अरे नहीं नहीं, हम अपना सामान होटल में छोड़कर आए हैं, हम वहीं रुकेंगे। नहीं मिस्टर पॉयरो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपका सामान यहीं पर मंगवा लेता हूँ। ठीक है मिलॉर्ड, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर पॉयरो लेडी यार्डली के पास बैठ गया और उसने बच्चों से बड़े ही दोस्ताना स्वर में बात करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में सब लोग एक साथ उछल कूद कर रहे थे। उन्होंने मुझे भी अपने इस खेल में घसीट लिया। थोड़ी देर बाद बच्चों की नर्स उनको लेने के लिए आ गई। पॉयरो ने कहा, यू आर अ वेरी गुड मदर मैडम। फिर उसने आदर से अपना सिर झुकाते हुए बच्चों को उनके नर्स के साथ भेज दिया। लेडी ने बच्चों के बिखरे बालों को सहलाते हुए कहा, मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ। तभी एक जोरदार घंटे की आवाज़ सुनाई दी और हम अपने कमरों में जाने के लिए उठकर खड़े हो गए। उसी समय बटलर ट्रे में एक टेलीग्राम लिए हुए अंदर आया, जिसे उसने लॉर्ड यार्डली को थमा दिया। लॉर्ड ने जैसे ही उस तार को पढ़ा वो थोड़ा परेशान से दिखाई देने लगे। फिर उन्होंने वो तार अपनी पत्नी को थमा दिया और पॉयरो से कहा, मिस्टर पॉयरो, ये मिस्टर हॉफबर्ग की चिट्ठी है। लगता है उन्होंने हीरे के लिए कोई ग्राहक ढूंढ लिया है। ये कोई अमेरिकी व्यक्ति है जो कल ही अपने देश वापस जा रहा है। वो लोग आज रात को ही हीरे की जांच परख के लिए अपना एक आदमी भेज रहे हैं और अगर उनको सब कुछ ठीक लगा तो। इसके आगे के शब्द उनके मुंह में ही रह गए। लेडी ने उनकी तरफ पीठ फेर ली और बहुत ही दुखी स्वर में बोली, काश तुम ये हीरा नहीं बेचते जॉर्ज। ये हमारे परिवार में कितने लंबे समय से है। लेडी ने कुछ देर रुककर अपने पति के जवाब का इंतजार किया, लेकिन जब पति ने कुछ नहीं कहा तो उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने अपने कंधे झटके और कहा, लगता है मुझे अब जाकर तैयार हो जाना चाहिए रात के खाने के लिए, ताकि मैं चीज़ों को बेहतर रूप में प्रस्तुत कर सकूं। फिर उन्होंने मुंह बनाते हुए पॉयरो की तरफ देखा और कहा, ये एक बहुत ही बदसूरत हार है मिस्टर पॉयरो। लॉर्ड ने मुझसे वादा किया था कि वो इसके हीरों को नए तरीके से डिज़ाइन करवाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। इतना कहकर वो रूम से बाहर चली गईं। आधे घंटे बाद हम तीनों ड्राइंग रूम में लेडी का इंतज़ार करते हुए बैठे थे। डिनर में कुछ मिनट की देरी थी। तभी एक हल्की सरसराहट हुई और लेडी यार्डली हमें दरवाजे के पास नजर आईं। सफ़ेद झक चमचमाती हुई ड्रेस में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। उनके गर्दन में बेशकीमती हीरों का एक हार ऐसे जगमगा रहा था मानो किसी ने बिजली की लाइटों की एक लड़ी लेडी की गर्दन के चारों तरफ डाल दी हो। वो एक हाथ से हार को छूते हुए वहां पर खड़ी थी। उनका मूड अब पहले से काफी अच्छा था और उन्होंने बड़े ही शान से कहा, ये है हमारा वो मशहूर हीरा। जरा रुकिए, मैं बड़ी वाली लाइट चालू करती हूँ और तब आप इसे और भी बेहतर तरीके से देख पाएंगे। बिजली का स्विच दरवाजे के ठीक बाहर था। जैसे ही लेडी ने अपना हाथ स्विच की तरफ बढ़ाया, एक अविश्वसनीय घटना घट गई। अचानक बिना किसी चेतावनी के सारी लाइटें बंद हो गईं।
फिर दरवाज़ा तेजी से बंद होने की आवाज़ आई और उसके दूसरी तरफ से लेडी की एक जोरदार चीख सुनाई दी। लॉर्ड चिल्लाए, ओ माय गॉड, ये तो मॉड की आवाज़ है, क्या हुआ है? घुप अंधेरे में हम एक दूसरे से टकराते गिरते पड़ते दरवाजे की तरफ भागे। उसे खोजने में हमें कुछ मिनट लग गए और जब हमने उसे खोला तो हमारी आंखों के सामने बहुत ही भयानक नज़ारा था। लेडी यार्डली संगमरमर के फर्श पर बेहोश पड़ी थीं। उनके गले पर एक लाल निशान दिखाई दे रहा था जहां से हार गले से खींच लिया गया था। जैसे ही हम उनके ऊपर झुके ये देखने के लिए कि वो जीवित हैं या मर चुकी हैं, उनकी पलकें धीरे से खुल गईं। उन्होंने दर्द से फुसफुसाते हुए कहा, वो चीनी आदमी साइड वाले दरवाजे से। लॉर्ड यार्डली गाली बकते हुए तेजी से उस दरवाजे की तरफ दौड़े। मैं भी उनके पीछे दौड़ लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिस दरवाजे की तरफ लेडी ने इशारा किया था वो दीवार के कोने में बना एक छोटा सा दरवाज़ा था जो ट्रेजेडी के सीन से 10-12 गज से ज्यादा दूर नहीं था। जैसे ही हम वहां पहुंचे मैं चिल्ला पड़ा। वहां दहलीज से कुछ ही दूर चमचमाता हुआ वो हार पड़ा हुआ था जो शायद चोर ने भागने की हड़बड़ी में वहां गिरा दिया था। मैं खुशी से उस पर झपटा, लेकिन फिर एक बार और मेरे मुंह से एक और चीख निकली और साथ ही लॉर्ड यार्डली भी चिल्ला पड़े, क्योंकि हम दोनों ने करीब करीब एक साथ ही देखा था कि हार के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा था। द ईस्टर्न स्टार वहां से गायब हो चुका था। मैंने जोर जोर से सांसें लेते हुए कहा, ओह, ये तो साफ है, ये कोई साधारण चोर नहीं थे। उन्हें बस वही एक हीरा चाहिए था, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन वो आदमी अंदर आया कैसे? ये दरवाज़ा तो हमेशा बंद रहता है, लॉर्ड ने कहा। मैंने नामे से हिलाते हुए कहा, इस वक्त ये बंद नहीं है लॉर्ड, ये देखिए। ये कहते हुए मैंने उस दरवाजे को खोल दिया और जैसे ही मैंने ऐसा किया कुछ चीज़ फड़फड़ाकर जमीन पर गिरी। मैंने तुरंत उसे उठाया। ये रेशम के कपड़े का एक टुकड़ा था जिसके ऊपर काफ़ी बारीक कढ़ाई का काम किया गया था। वो ऐसा दिख रहा था जैसे उसे किसी बड़े कपड़े से फाड़ा गया हो। हमें ये समझते देर न लगी कि जल्दबाजी में ये टुकड़ा उस चीनी व्यक्ति के लबादे से दरवाजे में उलझकर अटक गया होगा। मैंने लॉर्ड से कहा, आइए जल्दी कीजिए, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम दोनों बाहर काफी देर तक खोजबीन करते रहे, लेकिन सब बेकार। रात के घने अंधेरे में चोर बड़े ही आसानी से निकल भागने में सफल हो गया था। कुछ देर बाद हम वापस लौट आए और लॉर्ड ने पुलिस को बुलाने के लिए अपने एक नौकर को भेज दिया। पॉयरो लेडी यार्डली के पास ही रुका हुआ था और उनकी देखभाल कर रहा था। इन सब कामों में वो वाकई काबिले तारीफ है। जब तक हम वहां पहुंचे तब तक लेडी यार्डली अपने आप को काफी हद तक संभालने में समर्थ हो चुकी थीं। उन्होंने हमें पूरी घटना का ब्यौरा देते हुए बताया, मैं बड़ी लाइट चालू करने ही वाली थी, तभी एक आदमी पीछे से मुझ पर झपटा। उसने मेरी गर्दन से मेरा हार इतनी जोर से खींचा कि मैं सिर के बल फर्श पर गिर पड़ी, और जब मैं गिर रही थी तब मैंने उसे साइड के दरवाजे से गायब होते देखा। उसकी चोटी और कढ़ाई वाले लबादे से मुझे समझ में आया कि वो एक चीनी आदमी था। इतना कहकर वो चुप हो गई। तभी बटलर फिर से आया और उसने धीमी आवाज में लॉर्ड से कहा, सर, मिस्टर हॉफबर्ग के यहाँ से एक व्यक्ति आए हैं। उनका कहना है कि आज उनकी आपसे मुलाकात तय थी। लॉर्ड और भी ज्यादा परेशानी की हालत में चिल्लाए, ओहो, अब मिलना तो पड़ेगा ही उनसे, लेकिन यहाँ नहीं, उनको लाइब्रेरी में बिठाओ, मैं आता हूँ। फिर वो हड़बड़ाए हुए से लाइब्रेरी की तरफ चले गए। मैं पॉयरो को खींचकर दूसरे कोने में ले गया और मैंने उससे धीरे से कहा, पॉयरो, जो सब कुछ यहाँ पर चल रहा है उसे देखते हुए क्या हमें अब तुरंत लंदन वापस नहीं लौट जाना चाहिए? तुम्हें ऐसा लगता है हेस्टिंग्स? लेकिन क्यों? अरे पॉयरो, तुम बात को समझते क्यों नहीं हो? सब कुछ तो गड़बड़ हो गया है। तुमने लॉर्ड से कहा था कि वो खुद को तुम्हारे हाथों में सौंप दे और फिर सब ठीक हो जाएगा, और उसके बावजूद तुम्हारी नाक के नीचे से वो हीरा गायब हो गया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। पॉयरो ने निराशा भरे स्वर में कहा, हाँ, ये तो सच है। ये मेरी शानदार जीतों में से एक नहीं है। मैं एक पल के लिए थोड़ा खींचा कि ऐसी सिचुएशन में भी मेरा ये घमंडी दोस्त अपनी हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और इसीलिए मैं भी अपनी बात पर अड़ा रहा। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ पॉयरो कि अब जब सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ से तुरंत चले जाना ही ज्यादा बेहतर होगा? अरे, और डिनर?
वो इतना बढ़िया डिनर जो हमारा इंतजार कर रहा है, इतना टेस्टी, उसे खाए बिना चले जाएं? अरे कैसे इंसान हो तुम पॉयरो, तुम्हें अभी भी खाने की सूझ रही है? छोड़ो ये सब और निकलो यहाँ से। वैसे भी एक और कारण भी है कि हमें जल्दी से जल्दी लंदन वापस जाना चाहिए। और वो क्या है मेरे दोस्त? वो दूसरा हीरा पॉयरो, मिस मार्वल वाला। तो उस दूसरे हीरे के बारे में क्या, उसका क्या करें? मुझे पॉयरो की इस बेवकूफ़ी भरी बात पर पहले तो गुस्सा आया, फिर मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आने लगा। उसकी ये बेवकूफ़ी भरी बातें मुझे बहुत ही परेशान कर रही थीं। उसकी हमेशा तेज चलने वाली बुद्धि को आज आखिर हो क्या गया था? मैंने बच्चों की तरह उसे समझाते हुए कहा, अरे यार, उन्हें एक हीरा मिल गया है ना, तो अब वो दूसरे को पाने की कोशिश करेंगे कि नहीं? तो अब हमें उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। पॉयरो ने तारीफ भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, वाह, तुम्हारा दिमाग तो कमाल की गति से आगे बढ़ता है मेरे दोस्त। लेकिन शायद तुम्हें ये याद नहीं है कि उसमें अभी बहुत टाइम है। याद है वो हीरा पूर्णिमा को चोरी होगा और पूर्णिमा शुक्रवार से पहले नहीं आएगी। पॉयरो की ये बात सुनकर मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, लेकिन उसके बाद भी मैंने पॉयरो को वहां से तुरंत ही चल देने के लिए आखिरकार मना ही लिया और हम तुरंत ही वहां से निकल भी गए। लॉर्ड यार्डली के लिए एक स्पष्टीकरण और माफी का एक नोट छोड़ने के बाद मेरा विचार था कि मैं तुरंत होटल मैग्निफिसेंट जाऊं और मिस मार्वल को बताऊं कि क्या हुआ था, लेकिन पॉयरो ने इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया और जोर देकर कहा कि इस काम के लिए सुबह का समय ही ठीक रहेगा। लेकिन जब सुबह हुई तब भी पॉयरो वहां पर जाने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो मुझे पक्का संदेह होने लगा कि शुरू में ही गलती कर देने के कारण अब वो इस केस को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। मेरी रिक्वेस्ट के जवाब में उसने बड़े ही आराम से मुझसे कहा कि क्योंकि यार्डली चेज के मामले का विवरण सुबह के अखबारों में ऑलरेडी छप चुका है, इसलिए रॉल्फ और मैरी को सब कुछ पता चल ही गया होगा, तो फिर हमें वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अनिच्छा से उसकी बात मान ली और आगे होने वाली घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि मेरी आशंकाएं बिल्कुल सही थीं। करीब 2 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। पॉयरो ने फ़ोन उठाया, कुछ देर तक सुना, फिर एक संक्षिप्त जवाब के साथ फ़ोन बंद कर दिया। जब वो मेरी तरफ वापस मुड़ा तो वो थोड़ा शर्मिंदा और थोड़ा उत्साहित दोनों ही लग रहा था। हेस्टिंग्स, मिस मार्वल का हीरा चोरी हो गया है। क्या? मैं बुरी तरह से उछल पड़ा। और अब तुम्हारी वो पूर्णिमा की थ्योरी का क्या होगा? पॉयरो ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। अच्छा, ये हुआ कब पॉयरो? मेरे ख्याल से आज सुबह। ओफो पॉयरो, काश तुमने मेरी बात सुनी होती। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं ठीक कह रहा था। खैर चलो, अब होटल मैग्निफिसेंट चलते हैं। जब हम टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ जा रहे थे तब मुझे इस योजना की असली सच्चाई पूरी तरह से समझ में आ गई। मैंने पॉयरो को कहा, ये पूर्णिमा वाला जो विचार उन्होंने हमारे दिमाग में डाला, ये काफी चतुराई से भरा था। उसका पूरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि हम शुक्रवार के ही चक्कर में उलझकर रह जाएं और चोर उससे पहले ही अपना काम आसानी से कर सके। हमें सावधान रहना चाहिए था। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ पॉयरो। पॉयरो ने उदास स्वर में कहा, हाँ सही कहते हो दोस्त, लेकिन इंसान अब हर चीज के बारे में तो नहीं ही सोच सकता ना। उसे इतना दुखी और उदास देखकर अब मुझे उस पर तरस आने लगा। उसे किसी भी तरह की असफलता से नफरत थी। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब तुम ज्यादा दुखी मत हो, अगली बार हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे। होटल पहुंचने पर हमें तुरंत ही मैनेजर के ऑफिस में ले जाया गया। ग्रेगरी रॉल्फ स्कॉटलैंड यार्ड के 2 लोगों के साथ वहां मौजूद था। उनके सामने एक पीले से चेहरे वाला क्लर्क बैठा हुआ था। हमारे अंदर दाखिल होते ही रॉल्फ ने सिर हिलाकर हमारा अभिवादन किया और बोला, हम इसकी तह तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अविश्वसनीय है। उस आदमी में इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं सोच भी नहीं सकता। फिर उसने हमें सारी बात शुरू से बताई। मिस्टर रॉल्फ 11:15 बजे होटल से बाहर गए थे। 11:30 बजे एक सज्जन जो दिखने में बिल्कुल उनके जैसे ही थे होटल में दाखिल हुए और उन्होंने तिजोरी से अपना गहनों का डिब्बा निकालने की मांग की। उन्होंने रसीद पर हस्ताक्षर भी किए और ऐसा करते हुए लापरवाही से टिप्पणी भी की कि मेरा साइन मेरे सामान्य साइन से थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन टैक्सी से उतरते समय मेरे हाथ में चोट लग गई थी, इस कारण से। उस आदमी की इस बात पर क्लर्क ने मुस्कुराकर कहा कि उसे तो साइन में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया।
इस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, चलो बढ़िया है, कम से कम तुम मुझे कोई बदमाश समझकर पकड़वाओगे तो नहीं। असल में मुझे एक चीनी आदमी से धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि मैं खुद एक चीनी जैसा दिखता हूँ, मेरी आंखों की वजह से। उस आदमी की ये बात सुनकर क्लर्क ने उसकी तरफ देखा और उसने पाया कि वाकई उसकी आंखें किसी पूर्वी देश के व्यक्ति की तरह कोनों पर झुकी हुई थीं। ये क्लर्क वही था जो इस वक्त भी स्कॉटलैंड यार्ड के लोगों के साथ बैठा हुआ था। उसने थोड़ा दुखी स्वर में कहा, मैंने वाकई इस बात पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था सर। ग्रेगरी रॉल्फ उसकी ये बात सुनते ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या ध्यान नहीं दिया था तुमने? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं यहाँ, लो देखो और बताओ मेरी आंखें कहाँ से चीनियों जैसी दिखती हैं। क्लर्क के साथ बाकी सब लोगों ने भी तुरंत ग्रेगरी की आंखों की तरफ देखा, और वाकई उन स्पष्ट भूरी आंखों में दूर दूर तक भी इस तरह की कोई भी बात नहीं थी। स्कॉटलैंड यार्ड के ऑफिसर ने गुर्राते हुए कहा, यह कुछ ज्यादा ही बोल्ड चोर था। उसने सोचा होगा कि उसकी चीनियों जैसी आंखों पर शायद किसी का ध्यान जा सकता है, और इसीलिए अपने ऊपर से शक को हटाने के लिए उसने इस ड्रामे का सहारा लिया। उसने जरूर आपको होटल से बाहर निकलते हुए देखा होगा ग्रेगरी सर, और जैसे ही आप बाहर चले गए वो अंदर आ गया होगा। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन उस गहनों के बक्से का क्या हुआ? मैंने पूछा। वो होटल के गलियारे में मिला है सर, उसमें से बस एक चीज निकाली गई है, द वेस्टर्न स्टार हीरा। हम सब मुंह बाए एक दूसरे को देख रहे थे। ये सब कुछ बहुत ही विचित्र और बहुत ही अवास्तविक था, लेकिन पॉयरो जरा भी विचलित हुए बिना बोला, मुझे डर है कि मैं आपके ज्यादा काम नहीं आ पाया। क्या मैं मैडम मैरी मार्वल से मिल सकता हूँ? ग्रेगरी ने कहा। वो अभी बहुत शौक में है। ओह, तो क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बातें कर सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, ग्रेगरी ने कहा, और फिर वो दोनों दूसरी तरफ चले गए। करीब 5 मिनट बाद पॉयरो फिर से प्रकट हुआ। उसने बड़े ही प्रसन्न स्वर में कहा, तो आओ अब चलते हैं मेरे दोस्त। पहले हमें पोस्ट ऑफिस जाना है, वहां से मुझे एक तार भेजना है, और फिर हम घर जाएंगे। तार किसको भेजना है? मैंने बाहर निकलते हुए उससे पूछा। लॉर्ड यार्डली को। लेकिन क्यों? पॉयरो ने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानता हूँ हेस्टिंग्स कि तुम इस भयानक केस के बारे में कैसा महसूस कर रहे हो। यहाँ पर मेरी हार हुई है, लेकिन अगर तुम इस केस पर काम कर रहे होते तो शायद हम ये जीत सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। चलो अब ये सब भूल जाओ, और तार भेजने के बाद हम पहले कहीं लंच करेंगे और फिर घर जाएंगे। जब हम पॉयरो के कमरे में दाखिल हुए तो करीब 4 बज रहे थे। खिड़की के पास एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था। ये लॉर्ड यार्डली थे। वो बहुत ही थके हुए और बेचैन दिख रहे थे। मुझे आपका तार मिला मिस्टर पॉयरो, और मैं तुरंत यहाँ चला आया। और देखिए कैसी अजीब बात हुई है। मैं हॉफबर्ग के पास भी गया था। उसने कहा कि उसे कल रात के उस आदमी या उस तार के बारे में कोई खबर नहीं है। मतलब उस आदमी को या उस तार को उसने नहीं भेजा था। आपको क्या लगता है ये किसने किया होगा? वो मैंने किया था, पॉयरो ने बड़े ही मजे से कहा। वो तार भी मैंने ही भेजा था, और उसके बाद जो व्यक्ति आया था वो भी मेरा ही आदमी था। आपने? लेकिन क्यों? कैसे? किस लिए? क्योंकि मैं सारी चीजों को ठीक करना चाहता था, इसलिए। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि मैं अपने इस काम में पूरी तरह से सफल रहा, और इसीलिए मिलॉर्ड, आपको आपकी ये अमानत लौटाने में मुझे बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। ये कहकर वो आगे बढ़ा और उसने अपनी जेब में हाथ डालकर बड़े ही नाटकीय अंदाज में एक चमकती हुई चीज लॉर्ड के सामने रख दी। ये एक बड़ा सा हीरा था। लॉर्ड ने चौंकते हुए कहा, द ईस्टर्न स्टार? लेकिन मुझे नहीं लगता कि। नहीं 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 मिलॉर्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉयरो ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। और यकीन कीजिए, इस हीरे का चोरी होना बहुत जरूरी था। मैंने आपसे वादा किया था कि ये मेरे पास सुरक्षित रहेगा, और मैंने अपना वचन पूरी तरह निभा दिया। तो अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरा ये छोटा सा सीक्रेट मुझ तक ही रखने की अनुमति दें। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस बारे में अब आप किसी और से कुछ नहीं कहेंगे, और अब आपको जो करना है वो ये कि तुरंत लेडी यार्डली के पास जाएं और उनको बताएं कि उनका हीरा वापस उन तक पहुंच जाने के कारण मैं कितना प्रसन्न हूँ। मेरे ख्याल से अब आपको चलना चाहिए। शुभ रात्रि महामहिम।
और बड़े ही शान से मुस्कुराते हुए मेरे इस अजीब दोस्त ने हैरान परेशान लॉर्ड को दरवाजे तक छोड़ दिया। फिर वो अपने हाथों को रगड़ते हुए कमरे में वापस लौट आया। मैंने कहा, ये सब क्या चल रहा है पॉयरो? क्या मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूं? नहीं माय डियर हेस्टिंग्स, लेकिन तुम हमेशा की तरह दिमागी कोहरे में घिरे हुए हो। लेकिन तुम्हें वो हीरा मिला कैसे पॉयरो? मिस्टर ग्रेगरी रॉल्फ से। रॉल्फ से? लेकिन कैसे? प्लीज थोड़ा ठीक से समझाओ पॉयरो। देखो हेस्टिंग्स, वो चेतावनी से भरी चिट्ठियां, वो चाइनीज व्यक्ति, सोसाइटी गॉसिप में छपा वो लेख, ये सब कुछ मिस्टर ग्रेगरी रॉल्फ के चतुर दिमाग से निकली हुई चीजें थीं। 2 हीरे जिन्हें चमत्कारिक रूप से बिल्कुल एक जैसा माना जाता था, असल में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। वहां पर सिर्फ एक ही हीरा था मेरे दोस्त, जो कि मूल रूप से यार्डलीज के कलेक्शन में था। पिछले 3 साल से ये मिस्टर रॉल्फ के कब्जे में था और उसने आज सुबह अपनी दोनों आंखों के कोनों पर ग्रीक पेंट लगाकर उस हीरे को चुरा लिया। सच में मुझे उसकी कोई फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए। वो वाकई बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। मैंने और भी हैरानी से पूछा, अरे लेकिन उसे अपना ही हीरा चुराने की क्या जरूरत पड़ी थी भला? इसके कई कारण थे हेस्टिंग्स। सबसे पहला तो ये था कि लेडी यार्डली बेचैन हो रही थी। लेडी यार्डली? अब वो कहां से बीच में आ गई? देखो हेस्टिंग्स, तुमने मुझे जो अफवाह वाली घटना बताई थी 3 साल पहले की, जब लेडी यार्डली का पति अपनी महिला मित्रों के साथ मौज मस्ती में डूबा था और वो कैलिफोर्निया में अकेली रह गई थी, उस वक्त उसकी मुलाकात ग्रेगरी रॉल्फ से हुई थी। वो हैंडसम तो था ही, साथ में बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और औरतों को पटाने में बहुत ही माहिर भी था। इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड भी है। उसने लेडी यार्डली से प्रेम किया और फिर उसे ब्लैकमेल किया। मैंने उस रात यार्डली चेज में लेडी से सच्चाई पूछी और उन्होंने सारी बातें मेरे सामने स्वीकार कर लीं। उन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने बस कुछ समय के लिए थोड़ा अविवेकपूर्ण व्यवहार किया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो अपने पति और बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित है और मुझे उनकी बात पर पूरा विश्वास है। अब परेशानी ये थी कि रॉल्फ के पास उसके कुछ पत्र थे जिनके सहारे वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तलाक की धमकी और अपने बच्चों से अलग होने की संभावना से डरकर वो उसकी हर बात मानने पर मजबूर हो रही थी। उनके पास खुद का कोई पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने हार में असली हीरे की जगह नकली हीरा लगवा दिया और असली हीरा ग्रेगरी रॉल्फ को दे दिया। असल में वेस्टर्न स्टार के सामने आने के समय में जो एक अजीब इत्तेफाक था, उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थीं। लॉर्ड यार्डली अपनी परिस्थितियों से निपटने के लिए कई तरह के काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर इस हीरे को बेचने की बात सामने आई। अब अगर ऐसा होता तो ये बात तुरंत सामने आ जाती कि हार में जो हीरा लगा है वो नकली है। इसी बात से परेशान होकर लेडी ने ग्रेगरी रॉल्फ को बार बार चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया। वो अभी अभी इंग्लैंड आया था और उसने लेडी को आश्वासन दिया कि वो सब कुछ संभाल लेगा। फिर वो डबल रॉबरी की तैयारी करने लगा। ऐसा करके वो लेडी को भी शांत कर सकता था, जो शायद कोई सही हल ना मिलने पर अपने पति को सारी बातें बता देने वाली थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो रॉल्फ के ब्लैकमेल के खेल के लिए ये जरा भी फायदेमंद बात नहीं होती, क्योंकि उसने इस हीरे पर 50,000 पाउंड का इंश्योरेंस करवा रखा था। तो अगर वो खुद ही इस हीरे को चुरा लेता है तो उसे बीमे की रकम भी मिल जाएगी और हीरा भी उसी के पास रहेगा। लेकिन ठीक इसी समय पर केस के बीच में हरक्यूल पॉयरो आ जाता है, द ग्रेट हरक्यूल पॉयरो। और फिर पॉयरो की चाल के अनुसार हीरे के एक्सपर्ट के आने की घोषणा की जाती है और फिर ठीक वैसा ही होता है जैसा कि मैंने सोचा था। लेडी यार्डली तुरंत हीरे के चोरी हो जाने के नाटक का इंतजाम कर देती हैं और बहुत अच्छी तरह से उस काम को करती भी हैं। लेकिन हरक्यूल पॉयरो तथ्यों के अलावा और कुछ नहीं देखता है। अब असल में उस समय वहां क्या हुआ था? लेडी ने लाइट को बंद कर दिया, दरवाजे को पीटा, हार को खुद ही गलियारे में फेंक दिया और फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। हीरे को वो तैयार होने से पहले ही प्लायर्स की मदद से निकालकर रख आई थी। मैंने बीच में ही आपत्ति जताते हुए कहा, अरे लेकिन हमने उसके गले में हार पहने हुए देखा था उसे। माफ करना मेरे दोस्त,
लेकिन अगर तुमने गौर किया हो, उस वक्त लेडी का हाथ उनके हार पर रखा हुआ था और ऐसा उन्होंने उस जगह को छिपाने के लिए किया था जहां पर वो हीरा जड़ा हुआ था। दरवाजे में पहले से ही रेशम के कढ़ाई वाले कपड़े का एक टुकड़ा रख देना उनके लिए बच्चों का खेल था। और फिर दूसरी तरफ जैसे ही ग्रेगरी रॉल्फ ने इस डकैती के बारे में पढ़ा तो उसने भी अपनी तरफ का नाटक का हिस्सा शुरू कर दिया और अच्छी तरह से उसे निभा भी दिया। ओह, अब समझा। लेकिन पॉयरो, तुमने उसे अलग ले जाकर उससे कहा क्या? मैंने उससे ये कहा कि लेडी यार्डली ने अपने पति को सब कुछ बता दिया है और मुझे वो हीरा वापस पाने का अधिकार है, और अगर ग्रेगरी ने तुरंत इसे मुझे नहीं सौंपा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा कुछ और भी छोटी मोटी झूठी बातें जो मेरे दिमाग में आई वो मैंने उससे कह दी। बस फिर क्या था, वो इतनी बुरी तरह से डर गया कि उसने तुरंत हीरा निकालकर मेरे हाथ में रख दिया। मैं कुछ देर चुपचाप बैठा सोचता रहा। फिर मैंने कहा, बाकी सब तो ठीक है पॉयरो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। लेडी को वो चिट्ठियां किसने भेजी? वो जरूर ग्रेगरी रॉल्फ ने ही भेजी होंगी। बिल्कुल नहीं हेस्टिंग्स, वो यहाँ पर सिर्फ मैरी कैवेंडिश की समस्या का समाधान पूछने के लिए आई थी। और उसके बाद जब उसने ये सुना तुम्हारे मुंह से कि मिस मार्वल, जिसको वो अपना दुश्मन समझती थी, वो भी यहाँ पर आई थी, तो उसने अपना विचार बदल लिया और फिर वही सारी बातें कह दी जो मेरे दोस्त तुमने उसे बताई थी। तुमसे 2-4 सवाल पूछने से ही मुझे ये समझ में आ गया था कि वो तुम थे जिसने उनको लेटर्स के बारे में बताया था, न कि उन्होंने तुम्हें। तुमने जो जो बातें उनको बताई, उन्होंने बस उन्हीं चीजों का उपयोग कर लिया, जबकि असल में उन्हें कोई चिट्ठियां मिली ही नहीं थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है पॉयरो? मुझे यकीन नहीं होता। मैं बुरी तरह से हैरान था। पॉयरो ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तुम्हें समझ आ भी नहीं सकता हेस्टिंग्स। तुम ना तो कभी साइकोलॉजी पढ़ते हो और ना ही कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो। जब लेडी ने तुमसे ये कहा कि वो सारी चिट्ठियां नष्ट कर चुकी हैं, तब भी तुम्हें ये बात समझ नहीं आई। क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी औरत जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक चिट्ठियां नष्ट नहीं करती, तब भी अगर भविष्य में उनकी कोई जरूरत ना हो तो भी। पॉयरो के बात करने के अंदाज से मेरा गुस्सा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा, लेकिन तुमने मुझे काफी अच्छा ही बेवकूफ बना दिया इस बार तो। शुरू से लेकर आखिर तक तुमने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। ये अच्छी बात नहीं है पॉयरो। सारी चीजें हो जाने के बाद अंत में मुझे बताना। हर चीज की एक लिमिट होती है। पॉयरो बड़े ही दयालुता से मुस्कुराया और बोला, लेकिन माय डियर हेस्टिंग्स, तुम्हें इन सारी चीजों में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था और मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। वैसे भी ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, छोटी सी बात है, क्यों इतना दिल दुखाते हो? मैं गुस्से में पैर पटकते हुए उठकर खड़ा हो गया। बस बहुत हुआ पॉयरो, तंग आ गया हूं मैं तुमसे। जा रहा हूं मैं। और मैं दरवाजा पीटते हुए बाहर निकल गया। पॉयरो ने एक बार फिर से मुझे पूरी तरह से मजाक का पात्र बना दिया था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे एक कठोर सबक सिखाकर रहूंगा, और वो सबक ये होगा कि मैं लंबे समय तक उसे माफ नहीं करूंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।